हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं केमिकल पैरामीटर्स। ठीक है। पिछले बार हमने पढ़ा था वाटर क्वालिटी में वाटर क्वालिटी कैसे चेक कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था वाटर क्वालिटी अपन तीन प्रकार से चेक कर सकते हैं। पहला था फिजिकल पैरामीटर, दूसरा था केमिकल पैरामीटर और तीसरा था बायोलॉजिकल पैरामीटर। तो हमने पहली क्लास में जो इसके पहले जो क्लास हुई थी उसमें हमने फिजिकल पैरामीटर्स पढ़ा था, जिसमें हम चेक कर रहे थे कि अपन फिजिकली वाटर क्वालिटी को किस किस तरीके से चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमने उस दिन देखा था कि कलर देख के हम बता सकते हैं वाटर क्वालिटी कैसी होगी उसकी, उसको स्मेल करके बता सकते हैं, है ना, उसका कलर देख के बता सकते हैं। ऐसा बहुत सारे फिजिकल क्वालिटीज हैं जिसके कारण हम किसी भी वाटर की क्वालिटी को चेक कर सकते थे फिजिकली। वैसे ही आज अपन पढ़ने वाले हैं केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। इसे अपन केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। तो इसमें भी अपन देखेंगे कि हम लोग केमिकली हम लोग किस किस तरीके से वाटर की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज हमको आज पढ़ना है। तो केमिकल पैरामीटर्स में यहाँ पे बहुत सारे केमिकल फॉर्मूलास हैं, केमिकल पैरामीटर्स हैं बहुत सारे। तो हम लोग को यहाँ पे मेनली मेन चीज पढ़ना है कि कौन कौन से केमिकल पैरामीटर से केमिकल से हम लोग हमारे वाटर क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको पास मल्टीपल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बहुत सारे पॉइंट दिख रहे होंगे। जैसे कि पहला पॉइंट आपको दिख रहा है टोटल सॉलिड्स। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। ठीक है। पहला जो आपको दिख रहा होगा टोटल सॉलिड्स, सेकंड पढ़ेंगे अपन एल्कलिनिटी, थर्ड पढ़ेंगे पीएच, देन हार्डनेस, देन क्लोराइड कंटेंट, उसके बाद नाइट्रोजन कंटेंट, फास्फोरस, फ्लोराइड्स, मेटल्स। ठीक है। ये सारे के सारे जो 9 पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है, उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप एक एक बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो पहला पार्ट है यहाँ पे टोटल डिजॉल्व सॉलिड। तो पहला अपन करने वाले क्या कवर, टोटल डिजॉल्व सॉलिड कवर करेंगे। तो टोटल डिजॉल्व सॉलिड क्या होता है अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि टोटल डिजॉल्व सॉलिड एक फॉर्मूला है, बस आपको ये याद रखना है। ठीक है। जैसे कि बस आपको एक चीज याद रखनी है, वो है टोटल डिजॉल्व सॉलिड इज इक्वल टू सस्पेंडेड सॉलिड प्लस डिजॉल्व सॉलिड। मतलब टोटल डिजॉल्व सॉलिड जिसको बोलते हैं, आप सस्पेंडेड सॉलिड और डिजॉल्व सॉलिड को प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल डिजॉल्व सॉलिड आ जाएगा। ठीक है। और सस्पेंडेड सॉलिड क्या होता है इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। सस्पेंडेड सॉलिड जो सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं वाटर में, कोई सा भी पार्टिकल्स अगर सस्पेंडेड फॉर्म में है, सस्पेंडेड फॉर्म मतलब बचा कुचा पदार्थ बचा हुआ है जो आपको दिख रहा है, जो घुला नहीं है पानी में, उससे अपन क्या बोलेंगे, सस्पेंडेड सॉलिड बोलेंगे। और वही बात करूं मैं डिजॉल्व सॉलिड की, तो डिजॉल्व सॉलिड क्या होता है, जो पानी में पूरी तरीके से घुलनशील होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, डिजॉल्व सॉलिड्स बोलते हैं। ठीक है। तो टोटल डिजॉल्व सॉलिड क्या होता है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड क्या होता है, अगर आप सस्पेंडेड सॉलिड और डिजॉल्व सॉलिड को प्लस करेंगे, दोनों की कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, आपका टोटल डिजॉल्व सॉलिड बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हैं। पहला आपको दिख रहा होगा, देखिए। ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ सॉलिड सस्पेंडेड एज वेल एज डिजॉल्व सॉलिड्स प्रेजेंट इन अ वाटर कैन बी डिटरमाइंड बाय evaporating द सैंपल ऑफ वाटर एंड weighing द ड्राई रेसिडुअल लेवल। मतलब यहाँ पे क्या लिखा होगा, मेनली आप टोटल डिजॉल्व सॉलिड वाटर कैसे निकाल सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे निकालने का तरीका बहुत ही अच्छा तरीका है। जैसे कि हम लोग एक बकेट में पानी ले लेंगे, क्या करेंगे, एक बकेट में पानी ले लेंगे। उस बकेट में अगर टोटल डिजॉल्व सॉलिड होगा, या तो वो सस्पेंडेड फॉर्म में होगा या तो डिजॉल्व फॉर्म में होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उस पानी को उबालेंगे, क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे, उबालेंगे ताकि उसमें इवोपरेशन हो। तो इवोपरेशन करेंगे तो जितना भी वाटर है, जितना भी पानी मौजूद है आपके कंटेनर पे, वो सारे के सारे उड़ जाएंगे और जो बचेगा वही क्या होगा, आपका टोटल सस्पेंडेड सॉलिड या टोटल डिजॉल्व सॉलिड आपका होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पे वेट करके हमारे टोटल डिजॉल्व सॉलिड को अपन निकाल सकते हैं। ठीक है। तो उसी बारे में लिखा हुआ था, बहुत ही आसान है। ठीक है। इसके बाद इसी के बारे में और कुछ लिखा हुआ है कि हम लोग किस किस तरीके से आपके टोटल डिजॉल्व सॉलिड को अपन निकाल सकते हैं। जैसे कि द मटेरियल रिमेनिंग इन द वाटर आफ्टर फिल्ट्रेशन इज कंसिडर्ड टू बी डिजॉल्व। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर कोई सा मटेरियल, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कि अगर कोई वाटर को अपन फिल्टर कर देते हैं और फिल्टर करने के बाद भी उसमें कुछ सॉलिड रहता है, तो वो कौन से फॉर्म में होगा, आपका डिजॉल्व फॉर्म में रहेगा। ठीक है। और हमने बताया आपको कि इवोपरेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, पानी को उबालेंगे, वाटर के कंटेनर में वाटर को उबालेंगे, उससे जो वाटर रहेगी वो इवोपरेट हो जाएगी और जो बचा कुचा रहेगा वो सस्पेंडेड सॉलिड होगा। ठीक है। उसी के बारे में आपका सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, अ डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ टीडीएस कैन बी मेड बाय इवोपरेटिंग the dryness or sample of water which has been filtered. The residue is weighed and represent the TDS in the water. TDS मतलब होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड। ठीक है। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं आपके पास टोटल डिजॉल्व सॉलिड निकालने के लिए। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, या तो आप पानी को उबालो या उसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज भेज दो। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, टोटल डिजॉल्व सॉलिड अपन निकाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बात आती है सोर्स की। तो मेजर सोर्स कौन कौन से हैं हमारे पास, उसके बारे में देखते हैं। मेजर सोर्स, जैसे कि अगर कोई पूछेगा आपको
कि टोटल डिजॉल्व सॉलिड के मेजर सोर्स कौन से हैं और माइनर सोर्स कौन से हैं। ये एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि टोटल डिजॉल्व सॉलिड में आपका मेजर सोर्स कौन कौन से है। तो पहला है यहाँ पे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, सल्फेट एंड क्लोरीन। ये सब ये आपके मेजर सोर्स ऑफ टोटल डिजॉल्व सॉलिड है। इसी प्रकार से आपके पास क्या है, माइनर सोर्स भी रहेगा, आयरन, पोटेशियम, कार्बोनेट, नाइट्रेट, फ्लोराइड, बोरॉन एंड सिलिका। ये क्या आपके पास माइनर सोर्स है। तो इन चीज को हमको याद रखना है कि आपका मेजर सोर्स क्या होता है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, सल्फेट, क्लोरीन, ये सब क्या आपका मेजर सोर्स है। ये माइनर सोर्स क्या होगा आपका, आयरन, पोटेशियम, कार्बोनेट, नाइट्रेट, फ्लोराइड, बोरॉन, सिलिका। ये सब के आपके माइनर सोर्स हैं। ये एग्जाम में आ सकते हैं कि माइनर सोर्स ऑफ टीडीएस क्या होता है, कोई सब एक दे देगा, बाकी सब गलत देगा, है ना। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, अगर कोई पूछा कि माइनर सोर्स क्या है, एग्जाम में आ जाता है, अगर माइनर सोर्स क्या है उसमें 3 चीज देगा, Na, ठीक है, फिर आपका Mg, ठीक है, Mg प्लस, फिर यहाँ पे आ गया कार्बोनेट, SCO3 लिख देते हैं, SCO3, ठीक है, इसको SCO3, और एक रहेगा आपका Fe। इसमें पूछ देगा एग्जाम में, क्या पूछ देगा कि इतने से माइनर सोर्स ऑफ टोटल डिजॉल्व सॉलिड क्या है। अपन बता सकते हैं कि आयरन आपका माइनर सोर्स ऑफ टोटल डिजॉल्व सॉलिड है, क्योंकि ये जो माइनर सोडियम है, मैग्नीशियम है और बाइकार्बोनेट है, ये सब क्या आपका मेजर सोर्स है। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका मेजर एंड माइनर सोर्स ऑफ टोटल डिजॉल्व सॉलिड। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं अपन एल्कलिनिटी में। किसमें आता है अपन, एल्कलिनिटी। एल्कलिनिटी क्या होता है, एक करके देखते हैं, ठीक है। तो एल्कलिनिटी क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ आयंस प्रेजेंट इन वाटर दैट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन आयन, ठीक है। मतलब आयंस की वो क्वांटिटी जो वाटर में पहले से प्रेजेंट रहती है, जिसका रिएक्शन हाइड्रोजन आयन के साथ होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, एल्कलिनिटी बोलते हैं। या आप इसको, एल्कलिनिटी का एक और डेफिनेशन है कि यहाँ पे एल्कलिनिटी इज द एबिलिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज द एसिड। मतलब ऐसा एबिलिटी जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे, जो अम्ल होता है उसको क्या कर दे, वो न्यूट्रल कर दे पानी में, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, एल्कलिनिटी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डेफिनेशन है, दोनों डेफिनेशन बहुत ही अच्छा है, आप इसको एक बार में याद कर सकते हैं। पहला डिफरेंस क्या बोल रहा है, क्वांटिटी ऑफ ions present in water that reacts to the hydrogen ion is known as alkalinity, and alkalinity is ability of water to neutralize the acid, ठीक है, is known as the alkalinity। इस प्रकार से अपन 2 alkalinity का परिभाषा जान सकते हैं। इसके बाद इसमें भी क्या है, मेजर सोर्स ऑफ alkalinity है। तो मेजर सोर्स ऑफ alkalinity में आपके पास आ जाएगा, पहला क्या क्या जाएगा यहाँ पे, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड को अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, कॉस्टिक एल्कलिनिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेन मेजर सोर्स ऑफ एल्कलिनिटी है कौन कौन सा, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक एल्कलिनिटी। तो इसको आपको हमेशा याद रखना है कि मेजर कंपाउंड्स ऑफ एल्कलिनिटी क्या है, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक एल्कलिनिटी। इसके बाद यहाँ पे माइनर सोर्स भी आता है। माइनर सोर्स को उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेजर सोर्स ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका माइनर सोर्स को याद मत रखना, अगर पढ़ना तो पढ़ सकते हो, लेकिन उतना याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मेजर सोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आपको याद करना पड़ेगा, ठीक, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट और कॉस्टिक एल्कलिनिटी, ठीक है। तो यही है आपका एल्कलिनिटी, छोटा छोटा पार्ट लिखेंगे। इसके बाद इसका केमिकल रिएक्शन है कि कैसे कैसे अपन बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं, उसके बारे में ये केमिकल रिएक्शन है। ये सब आप आसानी से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। केमिस्ट्री अपन पढ़ते हैं, कैसे कैसे रिएक्शन होगा, कैसे कैसे वो टूट रहे हैं 2 हिस्सों में, वो अपन देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एल्कलिनिटी, एल्कलिनिटी को हम लोग कैसे चेक करेंगे, ठीक है। जैसे कि टोटल डिसॉल्व सॉलिड को मैंने आपको चेक करने बताया कि कोई सा भी वाटर होगा उसको अपन कंटेनर में डालेंगे, कंटेनर में डालने के बाद अपन क्या करेंगे, उसको इवोपरेट करेंगे, वाटर इवोपरेट हो जाएगा, और जो बचा रहेगा वो आपका टोटल डिसॉल्व सॉलिड होगा। और टोटल डिसॉल्व सॉलिड के अंतर्गत क्या होता है, टोटल डिसॉल्व सॉलिड में, टोटल डिसॉल्व सॉलिड में आपका क्या होगा, TDS में दोनों ही रहेगा, क्या आपका सस्पेंडेड सॉलिड भी और आपका डिसॉल्व सॉलिड भी है, ठीक है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को अपन क्या बोलते हैं, टोटल डिसॉल्व सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज अपन देख सकते हैं। इसके बाद वही बता रहा था आपको कि एल्कलिनिटी को अपन कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे बताएंगे कि ये हम लोग किस तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो एल्कलिनिटी मेजरमेंट करने का एक विधि है, क्या हम बोलते हैं उसे अपन, टाइट्रेशन। टाइट्रेशन आप सभी ने किया होगा, आपने कॉलेज में किया होंगे या आपके स्कूल लाइफ में किए होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे अपन टाइट्रेशन करते थे, तो उसी प्रकार से यहाँ पे अपन को टाइट्रेशन करना है। तो टाइट्रेशन करने के लिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, एल्कलिनिटी ऑफ मेजर्ड आर डन बाय टाइट्रेटिंग द वाटर विद एन एसिड and determining the hydrogen equivalent of alkalinity, and it is expressed in terms of milligram per liter as CuCO3, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे टाइट्रेशन करेंगे, टाइट्रेशन से हम बता सकते हैं कि एल्कलिनिटी कितनी होगी आपके वाटर की, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं,
ठीक है। तो इस प्रकार से अपन टाइट्रेशन करेंगे। टाइट्रेशन में कौन कौन से यहाँ पे चीज यूज हो रहा है, जैसे टाइट्रेशन में यहाँ पे ये क्या यूज कर रहे हैं अपन, देखो यहाँ पे 0.02 normal of H2SO4 is used in titration, then 1 milliliter of acid will neutralize 1 milligram of alkalinity as COCO3। तो मेनली यहाँ पे टाइट्रेशन पर क्या यूज कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे हैं जिसका नाम है H2SO4। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इस चीज को यूज करेंगे न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो इस प्रकार से हमारा एल्कलिनिटी भी कंप्लीट होता है। छोटा छोटा पार्ट लिखेंगे, डिटेल में और जाएंगे, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है, वो भी अपन करेंगे। ठीक है, पहले अपन पूरा इसका केमिकल पैरामीटर्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन क्या करेंगे इसका और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, और सबका रेंज है ना, सबका एक रेंज है। रेंज ये बताऊंगा कि आपका टोटल डिजॉल्व सॉलिड वाटर में कितना होना चाहिए। ठीक है, जैसे अपन पहले पढ़ रहे थे एक बार फिजिकल पैरामीटर्स में कि आपका जो कलर है 5 से 25 टीसी होना चाहिए ट्रू कलर यूनिट, वैसे टर्बिडिटी कितना होना चाहिए, है ना। इस प्रकार से हमने जो यूनिट पढ़े थे उसके बारे में हमको यहाँ पे भी देखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ है टोटल डिजॉल्व सॉलिड का अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ टीडीएस इन मिलीग्राम पर लीटर इज 500 एंड कॉस्ट ऑफ रिएक्शन इज 2000। इसी प्रकार से एक टेबल है, टेबल में आपको लास्ट में दिखाऊंगा और वहां पे आपको एकदम सब चीज एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कैसे कैसे अपन टेबल में हमारे चार्ट को बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं एल्कलिनिटी के बाद नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा पीएच। इसमें और भी बहुत से टॉपिक बाकी हैं, पहले अपन नॉर्मली कर रहे हैं, फिर अपन एक चीज और अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो पीएच क्या होता है, पीएच आप सबको पता होगा पीएच क्या होता है। ठीक है, तो पीएच देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पे, पीएच। पीएच क्या होता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। क्या होता है पीएच, पीएच अगर कोई पूछेगा व्हाट इज पीएच तो आपका जवाब क्या होगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज अ पीएच। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं परिभाषा में नीचे लिखा हुआ है, इट रिप्रेजेंट it represents the presence of H plus ion। H plus ion मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ पीएच इज गिवन है। ठीक है, आपको बस यही बताना है कि पीएच क्या होता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, तो पीएच को मेजर करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आता है यहाँ पे, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर। क्या है यहाँ पे, पोटेंशियोमीटर। तो पीएच को अपन मेजर कैसे कर सकते हैं, पोटेंशियोमीटर से मेजर कर सकते हैं। एक इक्विपमेंट आता है पोटेंशियोमीटर, उससे आप किसी भी वाटर का पीएच याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद या तो आप क्या कर सकते हैं, पीएच आप नॉर्मली टाइट्रेशन से भी अपन पीएच कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइट्रेशन के लिए यहाँ पे अपन देखेंगे इट कैन ऑल्सो कैन बी मेजर्ड बाय कलर इंडिकेटर, करंट फॉर्म इज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड कलर। इस प्रकार से अपन कलर इंडिकेटर टाइट्रेशन करने से भी आपका पीएच अपन बता सकते हैं। ठीक है, इंडिकेटर में जो अपन इसमें यहाँ पे यूज करने वाले हैं कलर इंडिकेटर, अपन इसमें यूज करेंगे कौन सा, मेथिल ऑरेंज यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, मेथिल ऑरेंज अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं या फेनोक्सिलिन यूज कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं, कलर इंडिकेटर्स हैं। मेनली अपन कौन से यूज करेंगे, मेथिल ऑरेंज यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोगों को, मेथिल ऑरेंज, ये वाला पॉइंट पढ़ना। indicator used are methyl orange is its original color is red and color produced is yellow। pH range of methyl orange is 2.8 to 4.4। ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, किसी भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ देता है कि पीएच ज्ञात करने के लिए कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं, तो कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं, मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर यूज करते हैं। और मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर का पीएच कितना होता है, 2.8 से 4.4 इसका पीएच होता है। एक और क्वेश्चन बनेगा कि पीएच को नापने के लिए कौन से इक्विपमेंट, कौन सा इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं, तो उसका नाम क्या होगा, कैसे अपन मेजर कर सकते हैं पीएच, तो आपका आंसर होगा क्या, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर से अपन पीएच, किसी भी वाटर का पीएच अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपन यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, उसका आंसर अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। मेथिल ऑरेंज रहता है वो क्या रहता है, एक प्रकार का एसिडिक इंडिकेटर रहता है। क्या आपका रहता है, एसिडिक इंडिकेटर, अम्ल इंडिकेटर यहाँ पे रहता है, कौन सा, मेथिल ऑरेंज। इसी प्रकार से अपन फिनोक्सिलिन भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि अपन मेथिल ऑरेंज यूज कर रहे हैं, वैसे अपन क्या यूज कर सकते हैं, फिनोक्सिलिन भी यूज कर सकते हैं। तो फिनोक्सिलिन इज ऑल्सो एज अ आपका कलर इंडिकेटर, और इसका जो पीएच होता है वो क्या होता है आपका 8.6 से 10.3। ठीक है, 8.6 से 10.3। तो यहाँ पे आप इसको देखें, जैसे कि मेथिल ऑरेंज में क्या होता है, ओरिजिनल कलर इज रेड। मेथिल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर रेड रहेगा, जब इसमें जो अपन किसी वाटर में इसको मिलाएंगे तो उसका जो कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही फिनोक्सिलिन का भी ओरिजिनल कलर क्या होता है, कलरलेस होता है। लेकिन अगर अपन किसी वाटर में किसी को मिलाते हैं, ठीक, कुछ टाइट्रेशन करते हैं तो इसका कलर क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। जैसे कि आपने टाइट्रेशन किया होगा पहले किसी भी
किए होंगे तो अपन उसको ऐसा मूव कर देते थे बीकर को, तो उसका जो कलर होती थी पिंक आ जाती थी, है ना। तो वहाँ पे अपन कौन सा कलर इंडिकेटर यूज करते थे, फिनोक्सिलिन यूज करते थे, ठीक है। मतलब बूंद बूंद टपकाते थे बीकर ड्यूरेट से, ठीक है, और टपकते टपकते थोड़ा हिलाते रहते थे, उसको थोड़ा मूवमेंट करते रहते थे, और अचानक उसका जो कलर होता था वो पिंक आ जाता था, कलरलेस से पिंक कलर आता था फिनोक्सिलिन इंडिकेटर के द्वारा, ठीक है। ये सब आप किए होंगे पहले, है ना। तो इस प्रकार से अपन इस चीज को मेजर कर सकते हैं पीएच को। और जो फिनोक्सिलिन होता है वो बेसिक इंडिकेटर है, ठीक है, क्षार क्षार इंडिकेटर है। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, पीएच किसी भी ऑर्डर का पीएच निकाल सकते हैं, ठीक है। तो भाई इसका भी क्या है, एक लिमिट है। लिमिट क्या है, पढ़ सकते हैं यहाँ पे, फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ऊपर देखना, ऊपर टॉप पोर्शन में लिखा हुआ है परमिसिबल लिमिट, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है क्या, परमिसिबल लिमिट। फॉर ड्रिंकिंग वाटर परमिसिबल लिमिट ऑफ पीएच इज 7 to 8.5। अगर हमको किसी भी कौन से वाटर को अपन पी सकते हैं जिसका जो पीएच है 7 से 8.5 पीएच होगा किसी भी वाटर का, तो हम उसको यूज कर सकते हैं पीने के लिए। बट अगर यही पीएच की वैल्यू लेस देन 6.5 या ग्रेटर देन 9.2 रहेगा तो हम इसको यूज नहीं कर सकते। इसकी जो वैल्यू होती है पीएच की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपका वाटर, ड्रिंकिंग वाटर के लिए हमेशा 7 से 8.5, ना 7 से कम ना 8.5 से ज्यादा। वही चीज यहाँ लिखा हुआ, ना लेस देन 6.5 ना ग्रेटर देन 9.2 हम लोग यूज नहीं कर सकते, हम लोग नहीं पी सकते, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन पीएच को भी एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं पीएच के बाद हार्डनेस, ठीक है। पीएच के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, हार्डनेस। हार्डनेस में देखो यहाँ पे हार्डनेस लिखा हुआ है, फोर्थ पॉइंट है आपका हार्डनेस, ठीक है। तो हार्डनेस देखते हैं अपन, हार्डनेस क्या होता है। हार्डनेस मैंने आपको एक बार पहले बताया था कि अगर कोई सब दो प्रकार के वाटर होते हैं, एक हार्ड वाटर होता है, एक सॉफ्ट वाटर होता है। तो हार्ड वाटर में झाग नहीं आता है ना, हम लोग देखे थे एक बार, हार्ड वाटर में झाग नहीं आता है और सॉफ्ट वाटर में झाग आता है। तो हार्ड वाटर हार्डनेस उसी को अपन बोल सकते हैं। हार्डनेस इज डिफाइंड एज अ कंसंट्रेशन ऑफ मल्टीवैलेंट मेटालिक कैटायंस इन सॉल्यूशन। तो हार्डनेस को डेफिनेशन में अपन इस प्रकार से लिखते हैं, या हार्डनेस हमारा डायरेक्ट अपन क्या लिख सकते हैं, हार्डनेस दो प्रकार से बांटा जा सकता है। ये टेबल बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे बताया हुआ है, फाइल यहाँ पे चार्ट जो बना हुआ है, ठीक है। तो हार्डनेस को अपन दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है आपका कार्बोनेट हार्डनेस, दूसरा है आपका नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। कार्बोनेट हार्डनेस को अपन टेम्परेरी हार्डनेस भी बोलते हैं, और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को अपन क्या बोलते हैं, परमानेंट हार्डनेस भी बोलते हैं। ये भी एग्जाम में आता है कि कार्बोनेट हार्डनेस को अपन क्या बोल सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, नॉन कार्बोनेट, टेम्परेरी और परमानेंट। तो हमारा कार्बोनेट हार्डनेस को अपन क्या बोल सकते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस बोलते हैं, और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को अपन परमानेंट हार्डनेस बोलते हैं, ठीक है। तो टेम्पररी हार्डनेस के अंतर्गत कौन कौन से कार्बोनेट आएंगे, पहला आएगा कार्बोनेट CO3, और आपका बाइकार्बोनेट रहेगा किसके अंतर्गत, टेम्पररी हार्डनेस के अंतर्गत। वहीं पे और परमानेंट हार्डनेस या नॉन कार्बोनेट हार्डनेस के अंतर्गत कौन कौन से केमिकल रहेंगे, क्लोरीन, सल्फेट, नाइट्रेट और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये क्या रहेगा आपका, इतने सारे आपके क्लासिफिकेशन है। तो हार्डनेस का परिभाषा लिखने के लिए बहुत ही यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट में बहुत ही आसान पड़ता है कि हार्डनेस को हम लोग ने क्या किया है, दो प्रकार से बांटा गया है। देखो यहाँ पे लिख सकते हैं, हार्डनेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कार्बोनेट हार्डनेस एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, ठीक है। उसके बाद जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट है ये आपका टेम्परेरी हार्डनेस हो जाता है, ठीक है। कार्बोनेट हार्डनेस आपका कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट हार्डनेस टेम्परेरी हार्डनेस होता है, टेम्परेरी हार्डनेस को ही हम लोग कार्बोनेट हार्डनेस बोलते हैं। और यहाँ पे और अपन थ्योरेटिकल पार्ट लिख सकते हैं कि यहाँ पे देखना कि कैल्शियम सल्फेट और नाइट्रेट जो होता है वो परमानेंट हार्डनेस होता है, और परमानेंट हार्डनेस को अपन नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से अपन थ्योरेटिकल पार्ट इसका लिख सकते हैं, ठीक है। हार्डनेस का अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। और हार्डनेस को चेक करने के लिए वापस आपको क्या करना पड़ेगा, अगर किसी वाटर का आपको हार्डनेस निकालना है तो वहां पे अपन क्या करेंगे, टाइट्रेशन ही करेंगे। हार्डनेस निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, टाइट्रेशन ही कर सकते हैं। ये सब के सब जो टेस्ट है सब कहाँ होगा, आपका लैब में ही होगा, लेबोरेटरी केमिस्ट्री लेबोरेटरी में ही होगा, ठीक है। इसका कोई फील्ड में नहीं हो सकता। फील्ड में कौन सा होता था आपका, जो आपका फिजिकल टेस्ट ऑफ वाटर है, फिजिकल क्वालिटी अगर हम चेक करने के लिए वाटर की, तो उसको अपन फील्ड में कर सकते थे। लेकिन जो केमिकल पैरामीटर्स हैं उसको अपन फील्ड में नहीं कर सकते, इसके लिए आपको प्रॉपर लैब की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें टाइट्रेशन को करना है, इसमें क्या करना है आपको, टाइट्रेशन करना है। टाइट्रेशन कैसे करेंगे, देखो टाइट अमाउंट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम डिनोमाइड बाय टाइट इन, यहाँ पे ये वाला पॉइंट पढ़ना, इन EDTA मेथड। EDTA मतलब क्या होता है, ठीक है। तो EDTA का फुल फॉर्म क्या होता है सबको पता होना चाहिए, क्या होता है EDTA का फुल फॉर्म, इथिलीन डाइएमिन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे जो अपन इंडिकेटर यूज करने वाले हैं वाटर के साथ, वो क्या होगा, अपन EDTA यूज करेंगे। तो इन EDTA मेथड वाटर इज टाइट्रेटेड विद इथिलीन डाइएमिन टेट्रा एसिटिक एसिड
यूजिंग इरिक्रोम ब्लैक टी ईबीटी एज एन इंडिकेटर। ठीक है, तो ये सब अपन क्या करेंगे, टाइट्रेशन करेंगे। टाइट्रेशन की एक वीडियो रहेगा, वीडियो आपको देख लेना यूट्यूब में होगा कि हार्डनेस अपन कैसे टाइट्रेशन करते हैं लैब में। ठीक है, लैब में कैसे कैसे टाइट्रेशन करेंगे उसके अपन से एक अलग से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, जिसे अपन समझ पाएंगे, क्योंकि अपन अभी तो कॉलेज में प्रैक्टिकल कर नहीं सकते, तो अपने को ऐसे ही इसको करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, हार्डनेस निकाल सकते हैं। हार्डनेस भी आपका कैसे निकले, टाइट्रेशन निकलेगा, और टाइट्रेशन में जो इसमें इंडिकेटर यूज होने वाला है वो कौन सा यूज होने वाला है आपका ईबीटी। ठीक है, ईबीटी मतलब इरिक्रोम ब्लैक टी। और यहाँ पे जो अपना टाइट्रेशन के लिए अपन केमिकल यूज करेंगे उसका नाम क्या है, ईडीटी है। ठीक है, इथिलीन डाइएमिड टेट्रा एसिटिक एसिड। तो ये सब आपको याद रखना है। ईडीटी कहाँ यूज होता है, हार्डनेस में टाइट्रेशन करने में यूज होता है। इरिक्रोम ब्लैक टी कहाँ यूज होता है, एज अ कलर इंडिकेटर इन हार्डनेस। ठीक है, कलर इंडिकेटर कहाँ पे यूज करते हैं अपन इसका, हार्डनेस चेक करने के लिए अपन ईबीटी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो अगर आपको टाइट्रेशन करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे एबीटी फॉर्म्स वाइन रेड कलर एंड टाइट्रेशन चेंजेस द कलर टू ब्लू। जब अपन किसी ईडीटीए वाटर में, ठीक है, किसी इथिलीन डाइएमिड टेट्रा एसिटिक वाटर में अगर अपन ईबीटी मिलाते हैं, इरिक्रोम ब्लैक टी मिलाते हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट में, तो उसका जो कलर है वो कैसा था, पहले कैसा था, रेड कलर था, वाइन रेड कलर था, लेकिन उसको घुलने पे उसका जो कलर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका ब्लू हो जाएगा। ठीक है, टाइट्रेशन चेंजेस द कलर इनटू द ब्लू कलर। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, जब आपका ब्लू कलर आएगा तो समझ जाना कि इसमें कितना हार्डनेस है, कितनी देर में आ रहा है, वो अपन ml निकाल के बता सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन हार्डनेस भी चेक कर सकते हैं। इसमें भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं सब एक बार कराऊंगा अच्छे तरीके से। बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसमें टाइम लगेगा, इसलिए अपन पहले इसका पूरा जो छोटा छोटा पार्ट है उसको अपन पहले कवर कर रहे हैं। हार्डनेस, एल्कलिनिटी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रोजन कंटेंट। ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है नाइट्रोजन कंटेंट। इसके बाद इसको पढ़ते हैं अपन। ठीक है, नाइट्रोजन कंटेंट। देखो, नाइट्रोजन अगर किसी वाटर में, ठीक है, अगर किसी वाटर में नाइट्रोजन है, इसका मतलब क्या है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, अगर किसी पानी में नाइट्रोजन है मतलब उसमें क्या ऑर्गेनिक मैटर है। इतना आपको हमेशा समझना है, एकदम आसान से समझेंगे इस चीज को। अगर किसी वाटर में नाइट्रोजन की अमाउंट है मतलब उसमें क्या आपका ऑर्गेनिक मैटर है। अब नाइट्रोजन भी बहुत सारे प्रकार से आपके वाटर में पाया जा सकता है। ठीक है, कौन कौन से, नाइट्रोजन एज अ फ्री अमोनिया हो सकता है, एज अ ऑर्गेनिक अमोनिया हो सकता है, एज अ नाइट्राइट हो सकता है, या एज अ नाइट्रेट हो सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 5 चीज समझना है। अगर अगर आपके पानी में नाइट्रोजन है तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर होगा। अगर आपके पानी में फ्री एमोनिया है, ठीक है, अगर आप लोग किसी नदी बहता हुआ पानी है उसका अपन वाटर टेस्ट कर रहे हैं और उसमें अगर फ्री अमोनिया मिल गया, मतलब आपको समझ जाना है कि इसमें रिसेंटली पॉल्यूशन ऐड हुआ है। ठीक है, रिसेंट पॉल्यूशन है, मतलब अभी अभी से पॉल्यूशन, ये वाटर पहले साफ था अभी अभी गंदा हो गया है। ठीक है, अगर उसमें पहले अगर फ्री अमोनिया होगा मतलब समझना क्या है, उसको उसकी जो गंदगी है अभी अभी आई है। ठीक है, उसमें जो पॉल्यूशन आया है वो अभी अभी आया है, रिसेंट पॉल्यूशन आया है। ठीक है, इसी टेबल में इस चीज को समझना। अगर आपके पास क्या है, फ्री अमोनिया होगा वाटर में, तो आपको समझना यही है कि उसमें अभी अभी रिसेंटली पॉल्यूशन ऐड हुआ है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है, अगर आपके वाटर में ऑर्गेनिक अमोनिया है, ठीक है, अगर आपके वाटर में क्या है ऑर्गेनिक अमोनिया है, तो क्या बात समझेंगे कि इसका जो डिकम्पोजिशन है, डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, डिकम्पोजिशन हैज स्टार्टेड, मतलब पहले से इसमें फ्री अमोनिया था, अब फ्री अमोनिया बहते बहते क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन मतलब सड़ना स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपके वाटर में किसी भी नदी नाले का अगर टेस्ट कर रहे हो, अगर उसमें ऑर्गेनिक अमोनिया होगा मतलब उसमें क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर किसी वाटर पे नाइट्राइट होगा, क्या होगा, किसी वाटर पे नाइट्राइट होगा, तो आपको ये समझना है कि वो आधा का आधा डिकम्पोज हो चुका है। ठीक है, क्या हो चुका है, पार्शियली डिकम्पोजिशन हो चुका है, पार्शियली मतलब आधा हो चुका है। पहला क्या था, फ्री अमोनिया, रिसेंट पॉल्यूशन हो रहा है। दूसरा था ऑर्गेनिक अमोनिया, मतलब डिकम्पोजिशन इज हैज बीन स्टार्टेड, शुरुआत हुई है। लेकिन अगर किसी वाटर में नाइट्राइट होता है मतलब वो आधा डिकम्पोज हो चुका है। ठीक है, वैसे ही अगर आपका नाइट्रेट है किसी वाटर पे, क्या है, नाइट्रेट होगा किसी वाटर पे, क्या होगा, नाइट्रेट होगा, तो मतलब वो बहुत ही गंदा पानी है, ओल्ड पॉल्यूशन है, मतलब बहुत ही
पुराना पॉल्यूशन है, ना ही रिसेंट, ना ही वो पार्शियली डिकम्पोज हुआ है, ना डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो गया, वो सड़ चुका है, पानी पूरी गंदे तरीके से सड़ चुका है। मतलब अगर किसी वाटर पे नाइट्रेट होगा मतलब वो वाटर पूरी तरीके से सड़ चुका है, तो वही क्या इंडिकेट करेगा, इंडिकेट ओल्ड पॉल्यूशन। तो वही यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। अगर किसी वाटर में फ्री अमोनिया है मतलब उसमें रिसेंटली पॉल्यूशन ऐड हुआ है। अगर किसी वाटर में ऑर्गेनिक अमोनिया है मतलब उसका पानी का डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो गया है। अगर किसी वाटर पे नाइट्राइट है तो वो आधा डिकम्पोजिशन हो चुका है, आधा डिकम्पोजिशन मतलब पार्शियली डिकम्पोज्ड हो चुका है। और अगर किसी वाटर पे नाइट्रेट होगा तो वो बहुत ही सड़ा गला पानी है, बहुत ही खराब पानी है, वो बहुत ही ओल्ड पॉल्यूटेड वाटर है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन थ्योरेटिकल पार्ट लिख सकते हैं। वही सब चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको पढ़ना है पढ़ सकते हैं। बाकी ये टेबल अगर आप पढ़ेंगे तो टेबल पढ़ने से सब चीज क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन नाइट्रोजन कंटेंट का डेफिनेशन और यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ही खतरनाक चीज लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ क्या खतरनाक चीज है। एक पॉइंट दिख रहा होगा, पॉइंट यहाँ पे देखना अच्छे तरीके से, नाइट्रेट। ठीक है, नाइट्रेट क्या होता है समझना यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखेंगे इस चीज की एक बीमारी होती है। ठीक है, देखो नाइट्रेट जो होता है, नाइट्रेट क्या बता रहा था, अगर एक जो वाटर है बहुत ही पुराना ओल्ड पॉल्यूटेड वाटर है मतलब वो क्या होगा आपका, उसमें नाइट्रेट मिला हुआ है। अगर किसी वाटर पे नाइट्रेट मिला हुआ है मतलब वो पूरा का पूरा डिकम्पोज्ड वाटर है, सड़ा पानी है। ठीक है, तो जो सड़ा पानी होता है वो इसके हिसाब से हार्मफुल नहीं होता क्योंकि वो फुल्ली ऑक्सीडाइज पूरा डिकम्पोज होके वापस वो ठीक होने के कगार पे आ चुका है। ठीक है, मतलब फुल्ली ऑक्सीडाइज हो गया, फुल्ली डिकम्पोज हो गया, अब वो वापस अपने आप को ठीक करने की कोशिश करेगा, इसलिए वो क्या होता है ज्यादा हार्मफुल नहीं होता। लेकिन रिसेंट पॉल्यूशन में नया नया केमिकल मिला हुआ है तो वो आपका ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। तो यहीं पे जो चीज लिखा हुआ है, नाइट्रेट इज अ नॉट हार्मफुल, क्या लिखा है यहाँ पे, नाइट्रेट इज अ नॉट हार्मफुल बिकॉज इट इज फुल्ली ऑक्सीडाइज बट इफ टू मच नाइट्रेट यूज्ड। ठीक है, अगर ज्यादा से ज्यादा अगर वाटर पे नाइट्रेट मिला होगा तो ये किसको अफेक्ट करता है, इन्फेंट्स को। क्या इसको यूज करता है, ये इन्फेंट्स। इन्फेंट्स मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपको इन्फेंट्स एक वर्ड दिख रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, रेड कलर का देखना, इन्फेंट्स। ठीक है, क्या लिखा हुआ वहाँ पे, इन्फेंट्स। इन्फेंट्स मतलब होता है न्यू बॉर्न बेबीज। ठीक है, जो नए बच्चे पैदा हुए रहते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबीज रहती है, अगर उनको ज्यादा अमाउंट ऑफ नाइट्रेट मिल जाता है कहीं से भी, कोई सा गंदा पानी पी लिया या ऐसा पानी पी लिया जिसमें नाइट्रेट की क्षमता बहुत ज्यादा है, तो वैसे बच्चों को ब्लू बॉर्न बेबी हो सकता है। ठीक है, ब्लू बेबी डिजीज हो सकता है। ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी क्या हो सकता है, ब्लू बेबी डिजीज हो सकता है। इसमें जो बच्चे का कलर है, जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनका कलर ब्लू हो जाता है, क्या हो जाता है, ब्लू। इसलिए इस डिसीज का नाम क्या है, ब्लू बेबी डिजीज है। क्या नाम है इस डिसीज का नाम, ब्लू बेबी डिसीज। ठीक है, अगर किसी वाटर में नाइट्रेट का टू मच अमाउंट है, बहुत ज्यादा अमाउंट मिल जाता है, तो ये डायरेक्टली किसको प्रभावित करते हैं, इन्फेंट्स को। इन्फेंट्स मतलब होता है न्यू बॉर्न बेबीज, और न्यू बॉर्न बेबीज अगर ज्यादा अमाउंट में नाइट्रेट ले लेता है तो उससे क्या होगा, उसका कलर ब्लू हो जाएगा, और इस बीमारी को हम लोग बोलते हैं ब्लू बेबी डिसीज बोलते हैं। ठीक है, इसका एक और केमिकल नेम भी है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, मेथामोग्लोबिनिमिया। ठीक है, तो ये उसका आपका क्या है, आपका केमिकल नेम है। ये दो चीज आता है कि ब्लू बेबी डिजीज किससे होता है, नाइट्रेट से होता है। क्वेश्चन आएगा क्या कि ब्लू बेबी डिजीज किससे होता है, नाइट्रेट से होता है। किनको अफेक्ट करता है, इन्फेंट्स को अफेक्ट करता है। इन्फेंट्स मतलब क्या होता है, न्यू बॉर्न बेबीज होता है। ठीक है, और नाइट्रेट से कौन सी बीमारी हो सकती है, ब्लू बेबी डिसीज हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, नाइट्रेट का परिभाषा और ये सब पॉइंट अपन लिखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको याद रखना है। अगर किसी बच्चे का कलर ब्लू हो जा रहा है, न्यू बॉर्न बेबीज का कलर ब्लू हो रहा है, मतलब उसको ब्लू बेबी डिजीज है, मतलब वो कहीं ना कहीं से उसको नाइट्रेट ज्यादा मिल गया है। ठीक है, उसको नाइट्रेट की जो वैल्यू है, जो क्षमता है, वो कहीं ना कहीं से ज्यादा मिल गया है, चाहे वो पी सकता है या कुछ भी कहीं से भी आ सकता है नाइट्रेट, दवाई ववाई का फर्क पड़ सकता है, ठीक असर पड़ सकता है, कहीं ना कहीं से उसको नाइट्रेट मिला तभी उसका कलर ब्लू हो गया, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, ब्लू बेबी डिसीज बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका क्लोराइड कंटेंट। ठीक है, इसके बाद क्या आपका नेक्स्ट पॉइंट है, आपका क्लोराइड कंटेंट। ठीक है, तो क्लोराइड कंटेंट मतलब अगर किसी वाटर पे क्लोराइड कंटेंट है मतलब उस वाटर पे क्लोरीन है। ठीक है, उस वाटर पे क्या होगा आपका, क्लोरीन होगा। तो इसमें बेस्ट थ्योरेटिकल पार्ट ये है, इसमें ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला नहीं, इसको ऊपर वाला। ठीक है, अगर किसी, मैं क्या बोला फिर ध्यान सुनना, अगर किसी वाटर पे क्लोराइड कंटेंट है मतलब उस वाटर पे क्लोरीन है। और क्लोरीन कौन से फॉर्म में हो सकता है, NaCl। कौन से फॉर्म हो सकते हैं यहाँ पे, NaCl, सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में यहाँ पे क्लोराइड कंटेंट यहाँ पे आ सकता है। तो आपको ध्यान ये देना है कि अगर किसी वाटर पे क्लोरीन होगा, ठीक है,
अगर किसी वाटर पे क्लोरीन होगा, मतलब क्या समझ रहे हैं कि वो आपका जो वाटर है कहाँ से पॉल्यूशन हो रहा है, उसका सीवेज से पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, सीवेज और इंडस्ट्रियल एरिया से उसका पॉल्यूशन हो रहा है, कहीं ना कहीं से उसमें सीवेज का पानी आ रहा है। सीवेज मतलब क्या होता है, नाली का पानी, या उसमें इंडस्ट्रियल वाटर आ रहा है। इंडस्ट्रियल का जो आपका हार्मफुल वाटर होता है वो अगर आपके वाटर पे मिक्स हो गया तो वहाँ पे आप उसको बता सकते हैं कि यहाँ पे क्लोरीन मिला हुआ है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ो यहाँ पे, अच्छी लाइन है बहुत। द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड इन हाई क्वालिटी इंडिकेट्स पॉल्यूशन ऑफ वाटर ड्यू टू द सीवेज इंडस्ट्रियल वाटर, ठीक है। सीवेज और इंडस्ट्रियल, दो चीज लिखा हुआ है। सीवेज, सीवेज मतलब घर का नाली, गंदा पानी, या इंडस्ट्रियल वाटर। अगर आपके वाटर पे क्लोरीन होगा, क्लोराइड होगा, मतलब आपको समझ जाना है कि कहीं ना कहीं से इस पानी पे नाली का पानी मिल रहा है या इसमें इंडस्ट्रियल वाटर मिल रहा है, तो आपको समझ जाना है कि उसमें इस प्रकार से अपन क्लोराइड बता सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका क्लोराइड कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि क्लोराइड, अगर आपके वाटर पे क्लोराइड है तो ये वाटर क्लोराइड, इसमें क्लोराइड कहाँ से आ रहा है, या तो वो घर की नाली से आ रहा होगा या इंडस्ट्रियल वाटर से आ रहा होगा, ठीक है। तो ये दो तीन चीज़ आपको समझना है, मेन मेन पॉइंट, बहुत सारा पॉइंट नहीं लिखना है अपने को, जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं उसको अपने को लिखना है, ठीक है। ठीक, इसके बाद है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस पढ़ लेना, ठीक है, फॉस्फोरस पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपका फ्लोराइड, जो अच्छे अच्छे पॉइंट बता रहा हूँ हम लोग को, उसको नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन जो पॉइंट लिखने लायक है उसके बारे में बता रहा हूँ। फ्लोराइड्स, ठीक है, 8वां पॉइंट अपन पढ़ेंगे फ्लोराइड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्लोराइड्स। देखो, फ्लोराइड्स क्या होता है, ठीक है, फ्लोराइड्स आपके वाटर पे पहले से होता ही है, नेचुरली हमारे वाटर पे फ्लोराइड्स होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्लोराइड्स अगर समटाइम्स नेचुरली इन वाटर, ठीक है, नेचुरली इन वाटर, अगर ये हमारे नेचुरली वाटर में नहीं होगा तो हम लोग फ्लोराइड्स मिलाएंगे, ठीक है। फ्लोराइड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है अभी अपन जानेंगे, क्योंकि ये बहुत ही मतलब हड्डी के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, हड्डी, हड्डी हो सकता है या आपका दांत, दांत भी एक प्रकार का हड्डी ही है, ठीक है। दांत के लिए भी क्या होता है आपका फ्लोराइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कई सारे टूथपेस्ट में फ्लोराइड्स होता है, ठीक है, मैक्सिमम सारे के सारे टूथपेस्ट में फ्लोराइड्स होता है, ठीक है। अब बोलते थे ना कि बहुत सारे पहले आता था फ्लोराइड्स, आप अपने टूथपेस्ट में देखना उसमें फ्लोराइड्स होगा, ठीक है। अगर हमको देखो यहाँ पे क्या होता है बात, ठीक है, यहाँ पे बात ये होती है कि फ्लोराइड्स की आवश्यकता आपको होती ही है, और कितनी होती है, एकदम परमिसिबल लिमिट्स में, कितना, 1 मिलीग्राम लीटर से 1.5 मिलीग्राम लीटर तक ही आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपका 1 मिलीग्राम लीटर ही बस आप यहाँ पे फ्लोराइड्स ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको 1 मिलीग्राम लीटर से ज्यादा फ्लोराइड्स अगर आप ले लेते हो तो आपका जो दांत है वो गल जाएगा, हड्डी गल जाएगी, ठीक है। आपका डेंटल कैविटीज आ सकता है या गल जाएगा हड्डी, इतना खतरनाक होता है फ्लोराइड। इसलिए हमारे टूथपेस्ट में जो हमारा फ्लोराइड होता है एकदम एग्जैक्ट कंटेंट होता है, एकदम एग्जैक्ट क्वांटिटी होता है जितना हमको जरूरत है। जैसे कि कई लोग क्या करते हैं, लाल मंजन करते थे पहले के लोग, है ना, बहुत ज्यादा लाल मंजन करते थे तो उनका दांत गल जाता था, दांत खराब हो जाता था। इसलिए दांत खराब होता था क्योंकि उसमें फ्लोराइड्स का जो अमाउंट है वो ज्यादा होता था, ठीक है। तो ये है आपका फ्लोराइड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लोराइड्स अकर समटाइम्स नेचुरली इन वाटर। अगर ये मौजूद नहीं होगा तो अपन इसमें अलग से क्वांटिटी मिलाएंगे, क्योंकि हमें ये जरूरत है, ठीक है, क्वांटिटी जो फ्लोराइड्स की क्वांटिटी आपको जरूरत है, ठीक है, क्योंकि ये अच्छा चीज है आपको मजबूती बनाने के लिए, दांत की मजबूती बनाने के लिए फ्लोराइड की आवश्यकता है। कितना, 1 मिलीग्राम पर लीटर। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ नॉट इट शुड बी एडेड कंट्रोल क्वांटिटी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट पढ़ना, फ्लोराइडेशन ऑफ वाटर सप्लाइज टू अ लेवल ऑफ 1 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है, ऊपर वाली पॉइंट है 1 मिलीग्राम पर लीटर, एंड इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग डेंटल कैविटीज। अगर आप 1 मिलीग्राम लीटर ही बस आप फ्लोराइड्स ले रहे हैं तो आपका डेंटल कैविटीज को, जो दांत की समस्या है, दांत गलने, दांत टूटने वटने की समस्या है, वो सब तब होगी अगर आप 1 मिलीग्राम लीटर बस फ्लोराइड्स लेते हैं तो, ठीक है। लेकिन अब यहीं पे लास्ट पॉइंट पढ़ना, अगर यही ग्रेटर देन 5 मिलीग्राम लीटर अगर आप इसे लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे, 5 मिलीग्राम लीटर से ज्यादा अगर आप फ्लोराइड्स ले लेंगे तो आपका जो दांत है गल जाएगा, हड्डियां अंदर की गल जाएगी, ठीक है। तो वही बस यहाँ पे लिखा हुआ ग्रेटर देन 5 मिलीग्राम लीटर कॉसेज डिफॉर्मेशन ऑफ बोन्स कॉल्ड बोन फ्लोरोसिस, ठीक है। इसका बीमारी का नाम क्या है, बोन फ्लोरोसिस, ठीक है, क्योंकि ये फ्लोराइड से हो रहा है इसका नाम, इसलिए क्या पड़ गया, बोन फ्लोरोसिस। आपका जो हड्डी है दांत का या कहीं का भी हड्डी है, वहां पे अगर 5 मिलीग्राम लीटर से ज्यादा फ्लोराइड आ गया तो आपका हड्डी गल जाएगा, ठीक है, डिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। एंड अदर स्केलेटन एबनॉर्मलिटीज, ठीक है। इसके बाद इसलिए इसका परमिशन लिमिट क्या है, एक्सेप्टेबल लिमिट इज अप टू 1 मिलीग्राम लीटर एंड ग्रेटर देन 1 मिलीग्राम लीटर इज कॉज फॉर रिजेक्शन। मतलब इस हम लोग को क्या एक्सेप्टेबल क्या है यहाँ पे,
यहाँ पे जो एक्सेप्टेबल लिमिट है वो है 1 मिलीग्राम लीटर, और कॉस्ट ऑफ रिजेक्शन है यहाँ पे 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। मतलब आपको 1 मिलीग्राम लीटर ही बस आपको क्या लेना है, फ्लोराइड लेना है। लेकिन अगर आप 1.5 मिलीग्राम लीटर से ज़्यादा अगर आप फ्लोराइड्स ले रहे हैं तो आपकी डेंटल कैविटीज आ सकती है, दांत में कुछ समस्या आ सकती है। और 5 मिलीग्राम लीटर से अगर आप ज़्यादा फ्लोराइड्स ले लेते हैं तो आपका जो हड्डी है वो गल जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, इसको आप पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बाकी सब पॉइंट ऐसा ही है। पेस्टिसाइड मेटल, मेटल के पार्ट्स हैं, फिनॉल्स हैं, मेटल्स हैं, टॉक्सिक मेटल, नॉन टॉक्सिक मेटल, इस पर एक बात पढ़ना, ठीक है। कौन कौन से मेटल्स हैं, आपके वाटर में बहुत सारे मेटल्स के कण होते हैं, ठीक है, जिससे कि आप इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। इस प्रकार से अपन बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ सकते हैं, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, कैल्शियम, ठीक है। ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको आप एक बार देखना पड़ेगा। लेकिन जो मेन मेन पॉइंट है मैंने आपको बता दिया, कौन कौन से मेन पॉइंट है मैं आपको गिनाता हूँ आप एक एक करके, ठीक है। इससे थ्योरेटिकल पार्ट आप पुश करके लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेन मेन पॉइंट है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब बताता हूँ कौन कौन सा मेन मेन पॉइंट है जिसको हमको लिखना ही है, ठीक है, जिसको हमको लिखना ही है। कहाँ गया, ये आ गया। तो जो मेन मेन पॉइंट है जो इसमें हमको लिखना ही है वो होगा आपका, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। हमको क्या क्या लिखना है, टोटल डिसोसिएटी सबके सब लिखेंगे, एल्कनिटी इंपॉर्टेंट है, पीएच इंपॉर्टेंट है, हार्डनेस इंपॉर्टेंट है, क्लोराइड कंटेंट बताया। क्लोराइड कंटेंट क्या होता है, अगर किसी वाटर पे क्लोराइड कंटेंट है मतलब उसमें कहीं ना कहीं नाली का पानी आ रहा है या इंडस्ट्रियल वाटर आ रहा है। नाइट्रोजन कंटेंट, नाइट्रोजन कंटेंट मैंने आपको बताया, अगर किसी वाटर पे नाइट्रोजन कंटेंट है मतलब उसमें ऑर्गेनिक मैटर होगा। और अगर उसमें फ्री अमोनिया है तो रिसेंट पॉल्यूशन, ऑर्गेनिक अमोनिया तो डिकम्पोजिशन हैज बीन स्टार्टेड। इफ वाटर में नाइट्रेट होगा मतलब उसका पार्शियली डिकम्पोज हो गया, और नाइट्राइट होगा तो पार्शियली डिकम्पोजिंग हो गया, और नाइट्रेट होगा तो फुल्ली डिकम्पोज हो चुका है, ठीक है। मतलब उसमें कोई भी हानिकारक चीज नहीं होगा, पूरा पूरा सर्च के वापस ठीक होने के घर में आ गया। उसके बाद फ्लोराइड कंटेंट्स है। फ्लोराइड में मैंने आपको बताया कि 1 मिलीग्राम लीटर आप फ्लोराइड ले सकते हैं। 1.5 से अगर आप ज़्यादा लेंगे तो ये कॉज ऑफ रिजेक्शन है, जिससे डेंटल कैविटीज हो सकती है। और आपका 5 मिलीग्राम लीटर से अगर आप ज़्यादा फ्लोराइड लेते हैं तो आपका दांत भी और हड्डी भी गल सकता है, ठीक है। तो ये था आपका केमिकल पैरामीटर्स। इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और थ्योरेटिकल पार्ट इसका जो ये थ्योरेटिकल पार्ट है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें अभी कोई भी दिक्कत होगा तो बिल्कुल मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए या मैसेज करके बता सकते हैं, ओके। थैंक यू।